सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 3 चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या 3 चीज़ें मैडम? मैंने पहले भी बताया जब मैंने परीक्षा धाम की सीरीज स्टार्ट करी उसमें भी, कि पहली चीज़ तो आपको सिनॉप्सिस बनाते चलना है। आपको एक A4 साइज का पेज लेना है। ये मैंने A4 साइज का पेज लिया। 3 लाइन उसमें 2 लाइन उसमें खींचनी है और 3 पार्टीशन में उसको डिवाइड करना है। बुलेट पॉइंट में आपको क्या करना है, सिनॉप्सिस बनाना है। पहला काम सिनॉप्सिस का हो गया। दूसरा कंटिन्यूटी। रोज आप एक जो वीडियो है रोज देखिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि चलो यार बाद में देख लेंगे, नहीं, कंटिन्यूअस रहना है। क्योंकि अभी ये चीज हो गई ना तो हो ही गई। रहा काम राजा से भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं, रहा काम तो राजा से भी नहीं होता है। तीसरी चीज, आपको रिवीजन करते चलना है। जैसे आज मैंने सिंधु सभ्यता पढ़ाया, कल मैं जो साहित्य है वो पढ़ाऊंगी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जब मैं ये वाला जब आप शुरू करो ना, उस वीडियो के पहले आपको ये सिनॉप्सिस एक बार रट के रखना है या फिर आपको पढ़ के रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। तो सिंधव सभ्यता के लिए साधारणतया 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से 3 नाम मैडम? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा था। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई मैडम? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है, हो सकता है शायद उसे ये याद ना रहे कि किसने खोज की, कब की। इसको क्या करना है, आपको अपने सिनॉप्सिस में लिखना है, क्योंकि आपको डबल बार कल इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। फिर क्या पढ़ेंगे मैडम? मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन से राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है करेंटली ये? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। ठीक है। जबकि मोहनजोदड़ो जो है, अब पहला स्थल हो गया हमारा हड़प्पा। 1921 आपने सिनॉप्सिस में लिखा। राय बहादुर दयाराम साहनी आपने लिखा। करेंट करके फिर आप क्या लिखोगे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में ये स्थित है। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि जो भी हड़प्पा से रिलेटेड अब फैक्ट आएंगे आगे चल के, जो भी हम पढ़ेंगे, वो सब उसके आगे हड़प्पा वाले पोर्शन में ही लिखना। अब सेकेंड जगह कौन सी है हमारी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो पंजाब के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। अभी जो हम मतलब सिंध वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, उसके लड़काना जिले में स्थित है। जो पिग्गट महोदय हैं, उन्होंने मैडम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिग्गट महोदय ने कहा है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, एक बहुत बड़े जो विस्तृत साम्राज्य है, उसकी जुड़वा राजधानियां है। अब वापस से फैक्ट लिखो हड़प्पा वाले में कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो हड़प्पा है ना, वो रावी नदी की किस तट पर स्थित है? बाएं तट पे स्थित है। इतना नहीं लिखना है पूरी लाइन आप लिख रहे हो, नहीं, रावी नदी बायां तट। हड़प्पा वाला जो आपने थोड़ा बड़े अक्षर करके हड़प्पा लिखा है, फिर हड़प्पा के आपने 3 चीजें जो ऊपर बताई मैंने वो लिखा। फिर आपको क्या लिखना है कि रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है। फिर आपने मोहनजोदड़ो की जो दूसरी मतलब दूसरा पॉइंट जो बनाया बुलेट पॉइंट, उसमें आपने पहले तो लिख दिया कि सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर सिंधु सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता को किसने नाम दिया? तो ये जॉन मार्शल थे जिन्होंने इसको नाम दिया। अब मैडम ठीक है, अब हम कैसे विश्वास कर ले कि हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी है? तो रेडियो कार्बन 14 एक तकनीक है जिसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईस्वी मानी गई है। आपने वो जो स्थल की जगह छोड़ी ना, थोड़ी जगह हड़प्पा में छोड़ दो, थोड़ी जगह मोहनजोदड़ो में छोड़ दो, क्योंकि आगे चल के हम फिर से उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको फिर से बुलेट पॉइंट में क्या लिखना है? R14, रेडियो कार्बन RC14 लिख लो। और क्या लिख लो उसके अनुसार? डेट क्या है हड़प्पा सभ्यता की? 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ठीक है। जो सर्वाधिक मान्य तिथि है, लगभग 2300 से 1900 ईस्वी तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। और 200 जो ईस्वी है उनमें जो है ये अपने पतन की ओर मतलब हो गई थी। ठीक है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। अगर आपको याद नहीं रहे, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है,
बिल्कुल अपने सिनॉप्सिस में लिखिए कि किसके समकालीन थी ये सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। अब कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इसका अध्ययन किया है सभ्यता का, तो उन्होंने अलग अलग कालावधि दी है कि अलग अलग टाइम दिया है अपने अनुसार, लेकिन हमको सिर्फ क्या याद रखना है, 2300 से 1700, क्योंकि रेडियो कार्बन पद्धति ने इसको बताया है। इसको मैं पढ़ रही हूँ इस बॉक्स को, अगर आपको याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। मोटा मोटा दिमाग पर रख लेना कि चलो ठीक है, जॉन मार्शल ने क्या कहा है, 3250 से 2750 कहा है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व तक कहा है। माधव स्वरूप बस ने 3500 ईस्वी से 2000 ईस्वी पूर्व तक कहा है। गेड ने 2350 से 1700 ईस्वी पूर्व कहा है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, और फेयर सर्विस ने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व कहा है। मैं तो याद नहीं करूंगी, आपको करना है तो आप जरूर करिए, लेकिन मेरी बात माने तो अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें, तो इतना जरूरी नहीं है, बस एक मोटा मोटा आपको ध्यान रह जाए, बहुत बड़ी बात है। अब ये जान लेते हैं कि मैडम इसको हम विशाल सभ्यता कह रहे हैं, तो आखिर इसके अवशेष मुख्यतः कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो अफगानिस्तान में सोरथुगुई और मुंडीगाग से इसके साक्ष्य मिले हैं। पंजाब में पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जो कि अब हम लोग मान सकते हैं कि ये भारत का पोता है। भारत में पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र और में पाए जा चुके हैं। ये सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी, मतलब ये देखो, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, मैंने ये हमारा देश बनाया, ठीक है, ये भारत देश है, ये है हमारा पाकिस्तान, ये थोड़ा सा अफगानिस्तान लूंगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि अफगानिस्तान उस समय हमारा ही पार्ट था। तो अगर मैं बात करूं पश्चिमी स्थल की, तो सुदकांगेड और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा पश्चिमी स्थल था। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यही उत्तर प्रदेश तक ही पहुंचा था, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आलमगीर उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर मांडा कश्मीर तक। दक्षिणी स्थल कहाँ था, ताइमाबाद महाराष्ट्र में था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मोटे मोटे तौर पर यहाँ इतनी सभ्यता ये फैली हुई थी। ये बॉक्स नहीं बनाना, हमको इतना बनाना है। तो इतनी जो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, और इसको अगर आपको याद ना रहे, पहली बार पढ़ रहे हैं हम, तो बिल्कुल अपने सिनॉप्सिस में लिखिए। तो कांगेडोर पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी यूपी, मांडा कश्मीर उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र दायमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। अब मैडम इसका आकार क्या था, तो इसका आकार जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो त्रिभुज आकार का था। समहाउ थोड़ा सा त्रिभुजाकार ही हो जाता था। वर्तमान में लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। 99 के समथिंग कुछ है, लेकिन आप 13 लाख याद रख लीजिए इसका, ठीक है। 12 लाख और 99,000 ऐसा करके कुछ है, तो वो 13 लाख बन जाता है। 13 लाख याद रख लीजिए आप। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। मिश्रित प्रजाति मतलब वहां पर एक प्रजाति नहीं पाई जाती थी, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी। स्पेशली 4 प्रजातियां थी। कौन कौन सी, प्रोटोस्टेलॉइड, इसके बाद में फिर हमारा जो है भूमध्य सागरीय, इंडो यूरोपियन या कैस्पियन। एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं, 1 मिनट रुकिएगा, इसको क्लियर करना है हमको, ठीक है। तो पहला तो प्रोटोस्टेलॉइड हो गई, जिसको काकेशियन भी कहते हैं। भूमध्य सागरी, इंडो यूरोपियन या कैस्पियन हो गई, ठीक है, भूमध्य सागरी कैस्पियन हो गई, अल्पाइन हो गई या मंगोलाइड हो गई। तो ये 4 प्रजातियां मुख्यतः हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर पाई जाती थी। अब मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। जो मोहनजोदड़ो था ना हमारे, उसके निवासी जो थे वो अधिकांशतः कहाँ के थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। आया समझ में, ठीक है। ये वाला फैक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, सिनॉप्सिस में लिखिए, बिल्कुल लिखिए। अब संस्थापकों के संबंध में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने अलग अलग चीजें दी कि भैया ये इस व्यक्ति ने इस सभ्यता की स्थापना करी, इस व्यक्ति ने स्थापना करी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो लक्ष्मण स्वरूप, किस ट्रिक से याद रखेंगे कि राम के भगवान थे लक्ष्मण, वो लक्ष्मण आर्यों को बड़ा मानते थे। लक्ष्मण आर्यों को क्या करते थे, बहुत मानते थे। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने आर्य के अनुसार आर्यों ने स्थापना की इस सभ्यता की। गॉर्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलन, ठीक है। अब गार्डन में क्या कर रहा था, एक चाइल्ड खेल रहा था, ठीक है।
किससे खेल रहा था? व्हीलर से खेल रहा था। व्हील चक्का नहीं आता, बच्चे आपने देखा होगा मतलब चक्के घुमाने लग जाते हैं, तो वो चक्का मार्टिमर व्हीलर से खेल रहा था। ठीक है, व्हीलर से खेल रहा था तो क्या करा? मारा। किसने मारा? मम्मी ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरी बात नहीं सुनी। मम्मी ने क्या कहा? मेरी बात नहीं सुनी, तुम चक्के से क्यों खेले, तुम व्हीलर से क्यों खेले? तो मम्मी ने मारा। कैसे याद करा? गार्डन में चाइल्ड खेल रहा था, व्हील से खेल रहा था, तो मारा मम्मी ने। क्यों? क्योंकि मेरी बात नहीं सुनी। मम्मी ने क्या कहा? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर सुमेरियन, इसे कहते हैं कि सुमेरियन लोगों ने इसकी स्थापना करी। अब राखल दास बनर्जी जो है वो द्रविड़ कहते हैं, कि द्रविड़ जो लोग थे हमारे साउथ के जो लोग थे, उन साउथ इंडिया के जो लोग थे, उनके अनुसार जो है द्रविड़ जो है वो इसके संस्थापक हैं। ठीक है, राखालदास बनर्जी की द्रविड़ वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज की शुरुआत करी। तो हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से, कि द्रविड़ों को भी तुम रख लो। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में मुख्यतः विभाजित किया गया है। पहले तो केंद्रीय नगर है, जो सेंट्रल नगर है वो। दूसरे तटीय नगर है, और तीसरे तटीय नगर या पत्तन जो होते हैं, जहाँ पर जैसे लोथल हो गया, ऐसे जो जगह है जो कि पत्तन का काम करते थे अन्य नगर एवं कस्बे। ठीक है, तो कुछ तो सेंट्रलाइज्ड सिटीज हुआ करती थी, कुछ लोग जो है पत्तन का काम करते थे, डॉकयार्ड का काम जो करते थे वो सिटीज हो गई, और कुछ अन्य नगर या कस्बे हो गए। अब हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। चार्ल्स मेसन ने क्या कहा? हड़प्पा के टीले जो था उसकी सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दे दी थी, कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई सी सभ्यता दबी हुई हो सकती है। अब जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। अब मुझे लगता है ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं और हम लोग हमारे सिनॉप्सिस में भी लिख चुके हैं। अब वर्ष 1926 27 से 33-34 में माधव स्वरूप वस्त ने और 1946 में मार्टिमल व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। ये जो 26 से 34 तक का जो समय है उसमें माधव स्वरूप वस्त ने, और 1946 जब हम आजाद नहीं हुए उसके एक साल पहले तक जो मार्टिमर व्हीलर है, इस क्षेत्र के लिए व्यापक स्तर पर उन्होंने उत्खनन करवाया। अब हड़प्पा आ गया। हमने जो जगह छोड़ी थी ना, वहां पर ये सारी चीजें अब लिखते जाना जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी। ये हड़प्पा से जो 2 टीले हैं प्राप्त हुए हैं, उसमें जो पूर्वी टीला है उसको नगर टीला, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला। सिनॉप्सिस में ऐड करिए कि भैया जो हमारा वेस्टर्न माउंड था, टीला मतलब माउंट, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो माउंट लिखेंगे, तो जो वेस्टर्न टीला है उसको दुर्ग टीला कहा जाता था, क्योंकि आसपास एक दुर्ग बना हुआ था, एक रेम्पार्ट बना हुआ था, डिफेंस रेम्पार्ट, ताकि ये जो, क्योंकि पश्चिम वाला जो क्षेत्र रहता था ना, यहाँ पे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लोग रहते थे, तो बड़े बड़े लोग रहते थे, अन्नानागार होता था, तो वहां पर एक दुर्ग की आवश्यकता होती थी। और ये नगर टीला जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य लोग निवास करते थे। ठीक है, लिखा आपने? ओके। अब छः छः जो हड़प्पा है, यहाँ से छः छः कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल अन्नागार के 12 अन्नागार के अवशेष मिले। मतलब कितने अन्नागार हमको हड़प्पा से मिल गए? 12 अन्नागार। लिखिए कि 12 अन्नागार करके फिर डैश लगाइए। हड़प्पा के सामान्य आवेश क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे R37, क्या लिखेंगे सिनॉप्सिस में, कि R37 कब्रिस्तान हड़प्पा के आगे लिखेंगे ना। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। जो आपने लिखा ना कि भैया दुर्ग टीला आपने लिखा पश्चिम वाला, तो उसके आगे एक बॉक्स बना के क्या लिखेंगे हम लोग, कि व्हीलर ने इसको माउंट एबी कह दिया है। क्या कह दिया व्हीलर ने? माउंट एबी कह दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना, अब ये देखो, ये सारी चीज छोटे छोटे अक्षरों में लिखते जाइएगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न बन जाता है कि भैया ये साक्ष्य कहाँ से मिला। आपको 4 ऑप्शन एक साइड, 4 ऑप्शन अदर साइड दे दिया जाएगा, फिर वो मैच करने के लिए दिया जाएगा आपको, तो उस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मछुआरे का चित्र मिला है हमको भैया, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। शंख का बना बेल, जो शंख नहीं होता शंख बजाते हैं, उसका बेल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरकता की देवी माना गया है, वो हमको मिला है। तांबे का बना इक्का, जो तांबा होता है ना उसका इक्का।
अब एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे का नॉलेज था? बिल्कुल तांबे का नॉलेज था। अब इनको ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने सिनॉप्सिस के साथ हड़प्पा कंप्लीट कर लिया। अब इसी के साथ हम लोग कहाँ आ गए हैं? हम लोग आ गए हैं मोहनजोदड़ो पर। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है हमारा मोहनजोदड़ो है। आपने जो मोहनजोदड़ो हमने लिखा था ना, उसमें क्या ऐड करोगे? मृतकों का टीला सिंधी भाषा ब्रैकेट में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1923 में की। ये चीजें हम लिख चुके हैं, ठीक है। पहले अब सबसे सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। लिखो सिनोप्सिस में कि बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बृहद स्नानागार यानी नहाने का स्विमिंग पूल टाइप एक संरचना है ये पुराने समय की। तो वो स्विमिंग पूल जो हुआ करता था वो कहाँ से मिला है? हमारे मोहनजोदड़ो में। ऐसे याद कर लो कि जो मोहन है हमारा, वो क्या करता था? स्विमिंग पूल में नहाता था, ठीक है। ऋतिक रोशन जो है, ऋतिक रोशन ने मोहनजोदड़ो मूवी की है ना, तो वो ऋतिक रोशन जो है वो स्विमिंग पूल में क्या करते थे? नहाते थे। अब उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। मुझे लगता है ये चीज तो आपको याद रह जाएगी, इजी है। 5 लंबाई, 3 चौड़ाई। इसके मध्य निर्मित जो स्नान कुंड है, अब ये प्रीलिम्स में नहीं पूछे गए ये फैक्ट, लेकिन मेंस में अगर आपको स्नानागार आ गया, एक बार आ भी चुका है, तो अगर आ गया तो ये चीज आपको मदद कर सकती है एक अच्छा उत्तर लिखने में। क्या? कि भैया इसके मध्य इस निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी फीट है? 39 फीट है। चौड़ाई 23 फीट है और गहराई 8 फीट है। ठीक है, तो 39 फीट जो है इसकी लंबाई है, चौड़ाई 23 फीट है और गहराई कितनी है? 8 फीट है। ये विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए था। मतलब ये जो हम स्विमिंग पूल संज्ञा गलत दे रहे हैं इसको, हालांकि वो था स्विमिंग पूल की तरह ही बनी हुई संरचना, लेकिन ये एक धर्म से रिलेटेड चीज हुआ करती थी। मतलब यहाँ पर धार्मिकता से रिलेटेड कुछ चीज होती थी शायद, जो हमारे पुरोहित हुआ करते थे वो लोग स्नान करते थे यहाँ पर। मार्सन ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। क्या लिखेंगे सिनॉप्सिस में? मार्शल, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, ठीक है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख युक्त मतलब कुछ लिखा हुआ सा एक मुहरे, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। लिखो सिनॉप्सिस में। मोहन मतलब वो जो मोहनजोदड़ो आपने लिख रखा है उसके आगे क्या लिखेंगे? सर्वाधिक मतलब अभिलेख युक्त मुहरे, लिख लिया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखो, 12 अन्नानागार हमने पढ़ा था, कहाँ पर मिले थे? 12 अन्नानागार आपको मिले थे हड़प्पा से, ठीक है। लेकिन एक विशाल अन्नागार अगर पूछे तो कहाँ मिलेगा हमको? मोहनजोदड़ो में। लिखो सिनॉप्सिस में, विशाल अन्नानागार जो 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। जो उत्तर पूर्व दिशा है ना, उसमें 70.1 23.77 मीटर के आकार के विशाल भवन के अवशेष मिले कि एक विशाल भवन हुआ करता था। ये मत लिखो, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। यह पूरा पुरोहित आवास था, यहाँ पुरोहित का विद्यालय स्थित था। जो भवन मिला है ना हमको उत्तर पूर्व में, चलो ऐसा लिख लो मोहनजोदड़ो में सिनॉप्सिस में कि भाई पुरोहितों का विद्यालय या पुरोहित आवास, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? विशाल भवन स्नानागार के पास लिख लेंगे। तो लिख लो बिल्कुल। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। जो मोहनजोदड़ो था ना, उसकी जो एक विशेषता मैं कहूँ तो वो क्या थी? सड़कें थी, ठीक है। यहाँ की जो सड़कें थी मोहनजोदड़ो की, इसकी प्रमुख विशेषताओं में थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा जाता था। लिखो सिनॉप्सिस में, जो सड़कें, मुख्य सड़क करके लिखो, मुख्य सड़क राजपथ, लिख लिया। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। कैसे? जैसे ये है, ये है, ये है, 90 डिग्री एंगल बनाती थी। मतलब
और नगर जो था ना उसको रेक्टेंगुलर या फिर जो हमारा हो गया स्क्वायर उसके फॉर्म में डिवाइड करते थे। ये रहा, यहाँ से काट दिया, फिर यहाँ से कट गई, तो इस तरीके से रोड हुआ करते थे पहले उस समय। मान मतलब कितना ज्यादा डेवलप था। आज भी इतनी सड़कें नहीं है, इतनी प्रॉपरली कटिंग सड़कें नहीं जितनी उस टाइम पर थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। कहा लिखो बिल्कुल अपने जो है सिनॉप्सिस में क्या लिखेंगे, ऑक्सफोर्ड सर्कस। लिखो जल्दी से ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता था। जो मोहनजोदड़ो है ना उसके पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला, जो आपने पश्चिमी टीला लिखा है ना, जहाँ वहां पर थोड़ा छोटा सा अक्षर में क्या लिख लेंगे, स्तूप टीला। इतना नहीं लिखना होता है कि सारी चीजें लिख रहे, नहीं। वो अपने पश्चिमी टीला लिखा है कि भैया वहां पर एक दुर्ग हुआ करता था और उसको स्तूप टीला भी कहा जाता था। ठीक है। अब ऑक्सफोर्ड सर्कस आप फिर से एक बार पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑक्सफोर्ड अब डिक्शनरी लगा के आ जाओगे कि भाई ये तो किताब है कोई सी, नहीं, ये सड़कें हैं, मोहनजोदड़ो की सड़कें। क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। जो हमारा पश्चिमी दुर्ग है ना, मतलब हमारे मोहनजोदड़ो का, वहां पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसलिए उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में लिखते चलो, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट की, कि भैया कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांस जो डांसिंग गर्ल जिसको कहते हैं ना, कांसे की ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसको हमने G20 की समिट जब हुई थी तो अतिथियों को सत्कार के लिए लगाया भी था हमने G20 के भवन में। पुजारी योगी की मूर्ति लिख लो, कि पशुपति नाथ की मूर्ति लिखो। पहले क्या लिखेंगे, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल लिखा और हमने कोमा लगाया, फिर हमने लिखा पशुपति शिव की मूर्ति, फिर हमने लिखा कुंभकारों के 6 भट्टे। क्योंकि देखो मैं इसको एक ट्रिक से याद कराऊंगी लास्ट में, अभी ये पढ़ लो। कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़े, गले हुए तांबे के ढेर मिले हमको, सीपी की बनी पटरी मिली है, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए और कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अब क्या हुआ, देखो ऋतिक रोशन भैया जो थे हमारे, मोहनजोदड़ो उन्होंने मूवी करी, तो मोहनजोदड़ो मूवी करी तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं हमारे वृहद जो स्नानागार है उसमें स्नान करने, बढ़िया सा स्नान करने गए वो। फिर उन्होंने मतलब वो सड़क से गए, ऑक्सफोर्ड सर्कस मतलब हमारी मुख्य सड़क से होते हुए गए, और उन्होंने क्या सोचा कि मैं पूजा कर लूं। किसकी पूजा कर लूं मैं पूजा कर लूं पशुपति शिव की पूजा कर लूं। किसकी पूजा कर लूं, पशुपति शिव की पूजा कर लूं। ठीक है। फिर पशुपति शिव की पूजा की उन्होंने, फिर उन्होंने क्या करा, एक नृत्यरत नारी की मूर्ति बनवाई और पुजारी मतलब जो वहां के पंडित जी थे उनको गिफ्ट कर दी, कि भैया मैं एक कांसे की बनी मूर्ति लेके आया हूँ आपको गिफ्ट करने के लिए। उन्होंने गिफ्ट कर दी। ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि आज मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ बनवा देता हूँ, तो उन्होंने सूती वस्त्र पहने और कुंभकारों के 6 भट्टों पर कुछ अच्छी चीजें बनाई। ठीक है। फिर इतने में क्या हुआ, इतने में मतलब जो है हो गया, मतलब आक्रमण हो गया। फिर इसमें आक्रमण है, घोड़े के दांत टूट गए। ठीक है, घोड़े के दांत टूट गए, और जो कुएं में लोग उतरे हुए थे पानी भरने के लिए उनको भी मार डाला गया और उनके कंकाल ही बचे सिर्फ। ठीक है, उनके क्या बचे, सिर्फ कंकाल ही बचे। और सीपीयू की बनी हुई पटरी पर लोग चढ़कर उन लोगों ने आक्रमण किया था। और तांबे के ढेर, जो तांबा था ना यहाँ पर हमारे मोहनजोदड़ो में, उसका ढेर को भी उन लोगों ने गला दिया। देखो मैं फिर से बताती हूँ एक बार स्टोरी। हमारे ऋतिक रोशन भैया गए स्विमिंग पूल में नहाए, जो बृहद स्नानागार है उसमें नहाए, मंदिर गए, पशुपति शिव की उन्होंने पूजा की, उन्होंने पंडित जी को ब्रॉन्ज की जो गर्ल है उसका दान दिया। ब्रॉन्ज गर्ल का दान देके उन्होंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा फूड बना देता हूँ खाना, तो वो अन्नागार में गए, उन्होंने अन्न लेके आए। 6 भट्टियों में उन्होंने सूती वस्त्र पहनकर 6 भट्टियों में खाना बनाया। वो फिर इतने में क्या हुआ, आक्रमण हो गया। तो जब आक्रमण हो गया तो घोड़े के दांत टूट गए, नरकंकाल कुएं में पड़े मिले, सीपी की बनी हुई पटरी पर चढ़कर लोगों ने आक्रमण किया था उन लोगों ने, और जितना भी तांबा था मोहनजोदड़ो में उसको उन्होंने गला दिया था। ठीक है। और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, ये तो याद रह जाएगा यार कि आक्रमण हो गया तो
कपड़े गीले हो गए थे। चलो, तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.सी. मजूमदार ने की थी। चंदू जी, इसको ऐसे याद कर लो कि एक व्यक्ति है चंदू जी। तो जो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चंदू जी थे। लिखो चंदू जी, आप अपने चंदहुदड़ो लिखो अपने सिनॉप्सिस में। तो चंदू जी की खोज कब हुई? 1931 में हुई। मजे मजे में हो गई। अब चंदू जी ऐसे व्यक्ति थे जो मजे मजे में रहते थे, मतलब उनको किसी चीज का कोई टेंशन नहीं रहता था। वो हमेशा सिर्फ कैसे रहते थे? मजे में रहते थे। तो एन.सी. मजूमदार लिखो अपने सिनॉप्सिस में। अब इन्होंने खोज की, लेकिन जो है उत्खनन किसने करवाया? मेके ने करवाया। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि चंदू जी क्या बोलते? मेरे को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा, मैं तो भाई अपने मजे में रहता हूँ। ठीक है, याद हो गया। यह सेंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। लिखो सिनॉप्सिस में, झूकर झाकर संस्कृति अवशेष। ठीक है। अब चंदू जी जो थे ना, वो थोड़ा झुक कर रहते थे अपनी पत्नी के सामने। कैसे रहते थे? झुककर रहते थे, तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। ठीक है। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के खरे बनाने का काम होता था। आप क्या लिखेंगे चंदू जी के? कि भाई ये औद्योगिक केंद्र था। लिख लो चंदूदड़ो के आगे। और कैसे याद कर लेंगे कि भैया जो चंदू जी थे वो एक औद्योगिक व्यक्ति थे, वो बिजनेसमैन थे। ठीक है, ऐसे दिमाग में याद रखना है और सिनोप्सिस में सही चीजें लिखते चलना है कि औद्योगिक केंद्र था ये। ठीक है। मेको को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चंदू जी एक बिजनेसमैन थे। क्या काम करते थे? मनके बनाने, यानी मटके बनाने का काम करते थे। उनके मटके बनाने की फैक्ट्री थी। तो मनका बनाने का कारखाना लिखो आगे। भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। अब अपना जो हमने सिनॉप्सिस, हमने चंदू जी चंदूदड़ो जो लिखा है, उसके पीछे आप ये लिखो कि भैया चंदू जी की मटके बनाने की फैक्ट्री थी, और वो क्या क्या चीजें बनाते थे। वो कुत्ते के बिल्ली की पीछा करते हुए पदचिन्ह बनाया करते थे। वो सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग लिपस्टिक। अब भैया चंदू जी अपनी पत्नी के सामने झुककर रहते थे और उनको लिपस्टिक गिफ्ट करते थे, तो वो खुश रहती थी। तो लिपस्टिक भी प्राप्त हुई है हमको। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। अपने सिनॉप्सिस में लिखिए आप लोग। चंदूदड़ो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल था जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार, अब भैया चंदू जी की जो फैक्ट्री थी ना, उसमें वक्राकार ईंटें बनती थी। क्या बनती थी चंदू जी की फैक्ट्री में? वक्राकार ईंटें बनती थी। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष भी नहीं मिला है। अपने सिनॉप्सिस में लिखिए क्या क्या लिखा हमने चंदू जी कि भाई चंदू जी बोले कि मेरे को नहीं पता, मैं तो अपने मजे में रहता हूँ, और मैं अपनी पत्नी के आगे थोड़ा झुक कर रहता हूँ, तो और उसको लिपस्टिक गिफ्ट कर देता हूँ, तो मैं खुश रहता हूँ। ठीक है। ये थे एक औद्योगिक मैन, यानी औद्योगिक केंद्र था इनका। बिजनेसमैन थे ये। क्या बिजनेस करते थे ये मटके बनाने का काम करते थे। मनका बनाने की फैक्ट्री, बीट फैक्ट्री इनकी हुआ करती थी। वक्राकार ईंटें बनाते थे ये। और इनको इतना ये मजे में रहते थे कि कोई भी इन्होंने दुर्ग ही नहीं बनवाया। इनको कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी कुछ भी हो जाए, ये इन्होंने दुर्ग बनवाया ही नहीं। और भैया इनकी जो फैक्ट्री थी उसमें कैसी चीजें बनती थी कि भैया कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र ये लोग बनाते थे। ठीक है। चलो, ये याद हो गया होगा। आई थिंक हमने इसको अच्छे से ट्रिक से याद कर लिया। अब हम हमारे भारत के स्थलों पर आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज S.R. राव ने करी। S.R. राव ने क्या किया? लोथल की खोज करी। ठीक है। तो इसको कैसे याद करें हम लोग कि भैया ये गुजरात है हमारा, यहाँ पे गुजरात है। यहाँ पर हमारा जो भोगवा नदी के तट पर एक एक जगह है लोथल। ठीक है। इसकी खोज S.R. राव ने की। आप अपने सिनॉप्सिस में लिखिए, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे। मेरे को इसकी कोई ट्रिक मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तो आप लोथा अगर आपको आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरों की भी मदद हो जाए। तो ये लोथल है, और यहाँ पे S.R. राव ने इसकी खोज करी। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। सिनॉप्सिस में आपने लिखा भोगवा नदी तट, लोथल, फिर ब्रैकेट में लिखा अहमदाबाद गुजरात, फिर इक्वल का साइन लगाया आपने, क्या लिखा? S.R. राव लिखा आपने, फिर लिखा बंदरगाह लिख लिया, मतलब आपने कोमा लगाया, फिर बंदरगाह लिखा कि
बंदरगाह था, ये व्यापार के लिए पश्चिमी एशिया से व्यापार यहाँ से होता होता था। नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता। अपने सिनॉप्सिस में क्या लिखेंगे कि जो लोथल था वो लघु हड़प्पा भी था और लघु मोहनजोदड़ो भी था। ठीक है, यहाँ से फारस की मुद्रा सील पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। फारस की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है हमको? हमको हमारे लोथल से प्राप्त हुई है फारस की मुद्रा। लिखेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे हम लोग फारस की मुद्रा। ठीक है, लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक प्राचीर से घिरे थे। जो गढ़ी और नगर थे ना, वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, सेपरेट रैम्पार्ट नहीं था यहाँ पर। मतलब जो नगर के निवासी थे और जो हमने पढ़ा था ना केंद्रीय जो लोग रहते थे, मतलब पश्चिमी और पूर्वी जो टीला था वो एक ही मतलब रैम्पार्ट यानी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। ठीक है, लोथल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जहाजों की गोदी डॉकयार्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रही कि डॉकयार्ड कहाँ पर है? लोथल में है। जहाजों की गोदी जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं और हिंदी में जहाजों की गोदी कहते हैं। लोथल में लिख लो सिनॉप्सिस में। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष है धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य। इम्पोर्टेंट चीज है कि लोथल से हमको धान या चावल, बाजरे का साक्ष्य मिला। लिखो सिनॉप्सिस में। हम कल जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उससे पहले हमको इसका रिवीजन करना है। फारस की मोहर हमको मिली, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 द्विशीय समाधियां हमको मिली हैं। 3 समाधियां हमको यहाँ से मिली है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है हमको और फारस की मोहर मिली है। चावल और बाजरे के साक्ष्य भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज इटली के रुको रुको पहले सिनोप्सिस में हम लोग क्या लिखेंगे? कालीबंगा हमने लिखा, ये हमने इंडिया बनाया, ये हमारा राजस्थान है। तो ये राजस्थान वाली जो जगह है यहाँ पर हनुमानगढ़ में क्या गंगानगर का जो भाग है वो है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा ऐसे याद कर लो, काली चूड़िया, काली काली चूड़िया। काली काली चूड़िया कहाँ से मिलेगी हमको? राजस्थान से मिलेगी। काली काली चूड़िया राजस्थान। ठीक है, इस स्थल की खोज जो है इटली के 1 मिनट रुकिए, हम लोग ऊपर चलते हैं। लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। अब भैया काली जो बेंगल्स हैं, जो काली मतलब हमारी चूड़ियां हैं, वो उसकी खोज किसने करी? इटली के एक व्यक्ति थे लुइगी पियो टेस्टिटोरी। सारे का याद ना भी रहना तो भी चल जाएगा, इतना डीप मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, लेकिन अगर याद रह रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। लुइगी पियो टेस्टिटोरी लिखो सिनॉप्सिस में, कालीबंगा डालो, लुइगी पियो टेस्टिटोरी लिखो। ठीक है, हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। ये हड़प्पा स्थल था जो इन्होंने खोज के तो इन्होंने निकाला काली बेंगल को, लेकिन अमलानंद घोष ने घोषणा करी कि भाई ये हड़प्पा का एक स्थल है। ठीक है, 1961 में बीबी लाल और बीबी थाकर ने उत्खनन आरंभ किया। अब इसकी जो खोज है वो तो इटली के एक व्यक्ति ने कर दी, लेकिन उत्खनन, अब देखो खोज करना और उत्खनन करना दो अलग चीज होती है। खोज मतलब मानो मैं गई कहीं पर और मैंने कहा यार ये तो एक नई जगह है, ये यहाँ पे तो कुछ कुछ चीजें प्राप्त है हो रही है, ये शायद एक नई जगह होगी, तो मैंने खोज कर दी। लेकिन मैंने पूरा उत्खनित करवाया, वहां से पूरी तरीके से मिट्टी अलग करवाई, उस वो जो जगहें हैं उनको ऊपर निकाल के लाए हम लोग बेहतर तरीके से, तो वो होता है उत्खनन करना, वहां से चीजों को प्राप्त करना। ठीक है, अब चूड़ियां कैसी हैं? बीबी लाल की। अगर चूड़ियां नहीं दोगे तो बीबी कैसी हो जाएगी? लाल हो जाएगी। और थप्पड़ देगी, क्या देगी तुमको? एक थप्पड़ देगी। अगर तुमने चूड़ियां गिफ्ट नहीं करी तो बीबी लाल हो जाएगी और तुमको एक थप्पड़ देगी, तो बी के थापड़। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। जो हमारा काली बंगल है ना, काली बैंगल, उसमें अलग अलग सुरक्षा। अब कैसे याद रखेंगे कि जो बैंगल होते हैं वो हम एक हाथ में नहीं पहनते, हम अलग अलग हाथों में पहनते हैं। तो ये जो काली बैंगल है इसमें जो मतलब सुरक्षा प्राचीर है वो दो अलग अलग मतलब सुरक्षा प्राचीर यहाँ पर थी। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे पाक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। जो पश्चिमी दिशा है उसमें स्थित एक दुर्ग है,
तो टीले में सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के पहले की जो चीजें हैं वो हमको प्राप्त हुई है। अब हमने क्या क्या लिख लिया सिनॉप्सिस में अभी तक कि भैया राजस्थान की एक जगह है, खोजा किसने था, लुइगी पियो तेस्तितोरी ने खोजा था इसको। फिर अमलानंद घोष ने घोषणा कर दी कि भैया काली चूड़ियां हमको मिली हैं। अब बीबी लाल हो जाएगी और थप्पड़ मारेगी अगर उसको चूड़ी नहीं दिया, तो ये लिख लिया हमने। ठीक है, हमने ये भी याद कर लिया कि दो अलग अलग हाथों में चूड़ियां पहनते हैं, तो दो अलग अलग रक्षा प्राचीर थी यहाँ पर। ठीक है, ये इतना जरूरी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पाक सिंधु सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा डिलीट कर दो ताकि नीचे की चीजें दिख जाए। चेंज करते हैं कलर, थोड़ा सा आंखों को अच्छा लगना चाहिए। एक येलो और जो ग्रीन कलर, ये आंखों को बहुत प्यारे होता है। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर ये हो गया था ना, मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे। अब वापस से मोहनजोदड़ो आ गया हमारा कि भैया मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो तो पक्की ईंटों के बने थे, लेकिन जो कालीबंगा है उसके भवन कच्ची ईंटों के बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऋतिक रोशन जहाँ पर रहेगा तो वो तो पक्की ईंट की जगह रहेगी ना वो तो, लेकिन जो काली बेंगल है, जो लोग काली चूड़ियां पहन रहे हैं, वो तो कच्ची ईंटों के मकान में ही रह लेंगे। कैसे याद करेंगे कि मोहनजोदड़ो की ऋतिक रोशन ने की ना, तो ऋतिक रोशन तो भैया पक्की ईंटों के मकान में रहेगा, लेकिन जो काली चूड़ियां पहनते हैं वो लोग तो कच्ची मकानों की ईंटों में ही रह लेंगे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में किया गया है। जो कालीबंगा जगह है ना, वहां पर सिर्फ नालियां बनाने में, कुएं बनाने में और स्नानागार बनाने में ही हमने पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। बाकी चीजों में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। अब जो हमारा काली बेंगल है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने सिनॉप्सिस में लिख लो बेटा। देखो, हम यहाँ तक पहुंच गए थे सिनॉप्सिस में कि भाई हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था पाक सिंधु सभ्यता तक। ठीक है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि भैया हम जो कालीबंगा है वो भवन कच्ची ईंट से बने हैं, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि ऋतिक रोशन तो पक्की मकानों की ईंट में रहता है। ऐसा लिख लो तो याद रह जाएगा आपको। अब जूते हुए खेत के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस अगर मैं बात करूं हमारे कालीबंगा वाली जगह का, तो काली बंगल पहन के मतलब आपने काली चूड़ियां पहन के खेत को जोता। ऐसे याद कर लो कि काली चूड़ियां पहन के हमने खेत को जोता भैया। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये तो नॉर्मल चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। पूर्वी को स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की जो तरफ स्थित टीला है वो छोटा है। अब ये जो ऐसी चीजें है ना, जो ऐसी जैसे कि थोड़ा बहुत, तो ये जब तीन चीजें दी जाती है कि भैया एक दो तीन कौन सा सही है, इस तरह की जो चीजें क्वेश्चन हम आगे चल के पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे प्रश्न देते हैं वो तीन ऑब्जेक्टिव में, जो तो उस तरह की चीजों के लिए ये चीज एक बार पढ़ के निकलना होता है हमको। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। जो पश्चिमी टीला है ना यहाँ का, उसको क्या नाम दिया गया है, कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। आप लिख लो ये चीज को। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया हमने काली बेंगल पहन के जब खेत को जोता ना, तो भूकंप आ गया। ठीक है, हमने काली चूड़ियां पहन के जब खेत को जोता तो भूकंप आ गया था। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। ठीक है, फिर से पढ़ो। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी भाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का एक बना एक आयताकार घर था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सैल खड़ी और मिट्टी की मोहरों और मृदभांडों के टुकड़े मिले हैं। क्या लिख लो, सीधी सी बात कि भैया ईंटों के बने चबूतरे 4 से 5 हमको मिले हैं। सिनॉप्सिस में लिख लो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रखनी है, जोते हुए खेतों के साक्ष्य, काली चूड़ी पहन के जब हमने मतलब खेत को जोता तो भूकंप आ गया था, ये याद कर लो बस। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। जो धोलावीरा जगह है ना, धोला मतलब होता है व्हाइट, हम जो गाँव में लैंग्वेज होती है ना, धोला धोला मतलब गोरा, तो धोलावीरा, वीरा मतलब भाई, तो जो गोरा भाई है
गुजरात में हमको मिला है। मोटा भाई नहीं करते गुजरात में, तो वैसे याद कर लो कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब इसे खोज किसने करवाई, तो जेपी जोशी। जो गुजरात के लोग रहते हैं ना वो जोशीले रहते हैं, बहुत मतलब जोश में रहते हैं। तो जो मेरा धोलावीरा है ना वो कैसा है, जोशीला है। मेरा जो धोलावीरा है वो कैसा है, जोशीला है। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि धोलावीरा गुजरात में जगह है। सिनॉप्सिस में लिखो भाई ये चीज कि धोलावीरा गुजरात में जगह है और मेरा धोलावीरा कैसा रहता है, जोशीला रहता है। वर्ष 1991 के दौरान आर एस बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यहाँ पर खोज तो जोश जोश में हो गई, लेकिन अब हुआ क्या भैया, आर एस बिष्ट जी आए, उन्होंने यहाँ का उत्खनन करवाया। आर एस बिष्ट जी यहाँ पर आए और उन्होंने क्या करवाया, इसका उत्खनन करवाया। ठीक है, इसको क्या ट्रिक दूं यार, मुझे बिस्कुट। तो बिस्कुट खाकर मेरे जोशीला भाई ने क्या करा, उत्खनन करा। बिस्कुट से याद कर लिया मैंने भाई कि मेरा जोशीला धोलावीरा था, जोश में आया और उसने उत्खनन बिस्कुट खाकर शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ नगर आयताकार बना था। आयताकार है ना, रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसा था ये हमारा धोलावीरा। ठीक है, इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित। सारे जो नगर थे ना यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन ये एकमात्र जगह थी जो 3 भागों में विभाजित थी, धोलावीरा। तो मेरा जो भाई है, जो मेरा धोलावीरा है, गोरावीरा है मेरा, उसको ना 2 भाग पसंद नहीं आए। उसने क्या करा, एक घर बनवाया रेक्टेंगल शेप का और उसमें 3 भाग कर दिए। ठीक है, यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज धोलावीरा की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, 2 चीजें हैं कि भाई मेरे भाई को घर में 2 भाग पसंद नहीं है, उसने 3 भाग करे। और इतनी प्यारी वाटर मैनेजमेंट टेक्निक उसने यूज करी, इतनी प्यारी जल प्रबंधन व्यवस्था बनाई कि आज तक भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे याद करा दिया आपको धोलावीरा, कि मेरा धोलावीरा है, गुजरात का है, जो जोश में उसने बिस्कुट खाकर उत्खनन कार्य शुरू कर दिया। रेक्टेंगल एक घर बनवाया, उसमें 3 भाग करवाए और इतनी प्यारी वाटर मैनेजमेंट व्यवस्था उसने करवाई। ठीक है, अब आता है हमारा सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ओ सॉरी सॉरी, हम लोग सिनॉप्सिस बनवाना तो भूल ही गए, तो 1 मिनट इसको डिलीट कर दूं मैं, फिर सिनॉप्सिस बनाते हैं हम लोग। इस क्षेत्र का भी सिनॉप्सिस हमको बनाना पड़ेगा ना भैया। लिखो अपने सिनॉप्सिस में, सुरकोटदा गुजरात, ये भी गुजरात में ही है। सुरकोटदा, कोट पहने गुजरात के लोग रहते हैं ना, बिजनेसमैन भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो गुजरात के रहते हैं ना, तो क्या पहना है, कोट पहना है गुजरात के लोगों ने। ठीक है, यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। कौन कौन से क्षेत्र में, सभी इसी 2 भागों में विभाजित है, तो ये भी गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ, अब 2 चीज इंपॉर्टेंट है सुरकोटदा, क्या याद रखो, सुरकोटदा से घोड़े की कुछ हड्डियां मिली हैं, और दूसरा कब्रिस्तान से कलश, मतलब यहाँ पर जो दफन किया जाता था ना लाशों को, तो कलश के साथ किया जाता था। उनके इम्पोर्टेंस की जो भी चीजें रहा करती थी वो मतलब रखते थे। कैसे याद करेंगे भाई, गुजरात के जो लोग हैं वो कोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, और उनको मरने के बाद भी सुविधाएं चाहिए, तो इसलिए कलश के साथ उनको दफना रहे हैं। ठीक है, और वो घोड़े की सवारी करते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं, तो घोड़े की हड्डियां भी हमको मिली हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दाइमाबाद महाराष्ट्र, सबसे दक्षिणी जो प्लेस मिला है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से वो, तो ये कहाँ पर है, अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, दाइमाबाद लिखो सिनॉप्सिस में, दाइमाबाद महाराष्ट्र। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ये हमको पता ही, हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे आदि की आकृतियां, यहाँ से कुछ मध्वार सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्करी, प्याले आदि के साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो सिनॉप्सिस में, एक तो आपने लिख लिया दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, दूसरी चीज आप ये लिख लो कि रथ चलाते हुए मनुष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इसके अलावा मुझे कोई भी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं लग रही है। रथ चलाते हुए मनुष्य मिला है। अब राखी गढ़ी हरियाणा में है। भाई राखी बांधो ना तो हरियाणा के लोगों को बांधो, क्योंकि वो लोग बहुत लॉयल होते हैं। ऐसे करके मैं ट्रिक बना रही हूँ, हरियाणा के लोग होते हैं ना बिल्कुल जट टाइप में, तो वैसे राखी उन लोगों को बांध दो तो हमको हमारी सुरक्षा की टेंशन नहीं रहेगी। तो ऐसे करके थोड़ी सी ट्रिक से याद कर लो कि हरियाणा वाले लोगों को हमने क्या करी, राखी बांधी। ठीक है,
अब घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सेंसर स्थल है। ओ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है ना कि भाई ये जो राखी गढ़ी है, हमने राखी किसको बांधी, हमारे हरियाणा वाले भाई को बांधी, और वो सबसे बड़ा भाई है हमारा। क्या है? सबसे बड़ा भाई। ऐसे याद कर लो। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा सेंसर स्थल है। ठीक है, कंप्लीट हुआ सिनॉप्सिस में ये जगह भी। आगे बढ़ जाते हैं। रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। जो रोपड़ है ना, उसका आधुनिक नाम रूपनगर है। और ये है क्या? पंजाब वाले लोग रो पड़े थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी पंजाब में, याद कर लो। तो वो रो पड़े थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, इसकी खोज बीबी लाल ने की। ठीक है, और नेट में यहाँ पे से ये भी क्लीन कर देती हूँ, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे चीजें। ठीक है, तो यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पर खुदाई करवाई। कैसे याद करेंगे कि भैया रो रो कर हमारी जो बीवी है वो लाल पड़ गई थी, फिर यज्ञदत्त शर्मा ने उनको समझाया। यज्ञदत्त शर्मा की जो बीवी थी ना, वो रो रो के लाल पड़ गई थी बिल्कुल, है ना, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आ गई थी। फिर उन्होंने समझाया। यहाँ से मृदभान, शैलखड़ी की मोहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। अब यहाँ से मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम ही लग रहे हैं। तो एक तो आप शैलखड़ी की मुहर और चर्ट के बटखरे लिख लो। और ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मनुष्य के साथ पालती कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य। मतलब जो हमारा जगह है पंजाब, जहाँ पर लोग रो पड़े थे। एक मतलब इमेज बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुई थी? पंजाब का एक व्यक्ति कुत्ते को पानी से बचा रहा था। तो उससे आपको याद आ जाएगा कि पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है हमको? रोपड़ हमारे पंजाब से मिला है। ठीक है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। भाई रंग तो है ना गुजरात में ही है, क्योंकि गरबा होता है गुजरात में, तो ज्यादातर रंग वाली जो चीजें हैं वो हमको गुजरात में ही मिलती हैं। यहाँ से पाक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। ठीक है, ओके। तो रंगपुर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ, लिखो अपने सिनॉप्सिस में कि रंगपुर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से पाक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और चावल, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी। लिख लो, दो चीज इंपॉर्टेंट है रंगपुर से। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि चावल, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, और तीनों जगह के साक्ष्य पाक हड़प्पा के और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के यहाँ से साक्ष्य हमको मिले हैं। अब सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदियां। कुछ तो हमको याद होगी कि भैया हड़प्पा की हमने रावी नदी पढ़ ली है, मोहनजोदड़ो की हमने सिंधु नदी पढ़ ली है। कालीबंगा कहाँ पर है? जल्दी बताओ मुझे। ब्लैक बंगाल जगह बताओ जल्दी से। काली चूड़िया राजस्थान, वेरी गुड। तो राजस्थान घग्गर नदी। लोथल लोथल कहाँ की जगह? जल्दी याद करो, लोथल, जल्दी जल्दी। इसकी भोगवा नदी है। रोपड़, कौन रो पड़े थे? जो हमारे क्या बोलते हैं, पंजाब के लोग रो पड़े थे ना, तो सतलज नदी है यहाँ पर। मांडा चिनाब नदी, मांडा कश्मीर जो है ना, चिनाब नदी। दायमाबाद महाराष्ट्र की प्रवरा नदी है। सतलज नदी से रो पड़े थे भाई हमारे मांडा चिनाब। हमको चैन ही नहीं है, हम कुछ ना कुछ मांडते ही रहते हैं। मांडना मतलब कुछ बनाना। दाइमाबाद, प्रवरा नदी। आलमगीरपुर यूपी में है, जो सबसे पूर्वी जगह है हमारे, हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगेड़ और दास्क नदी के किनारे, जो कि सबसे ज्यादा पश्चिमी स्थल है हमारा। भगवानपुर करके जगह है, वो सरस्वती नदी के किनारे है, जो कि भी सूख चुकी है। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिलती है। यहाँ से कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है कि भैया ये सबसे ज्यादा पूर्वी जगह है और यूपी में है। हुलास नामक जगह भी यूपी में है। ठीक है, यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौने गाड़ी आदि मिले। सेंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है कि सेंधव लिपि युक्त एक ठप्पा जो है हमको प्राप्त हुआ है, और हुलास यूपी की जगह है। लिखो सिनॉप्सिस में, हुलास यूपी, सेंधव लिपि युक्त एक ठप्पा। ठीक है, सूतकांगेडोर स्थल दक्षिणी बलुचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। हमने पढ़ लिया है ऊपर ही चीज। हड़प्पा स्थल के रूप में वर्ष 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। इसकी जो पहचान है ना,
वो किसने की थी भाई कि ये हड़प्पा का स्थल है? तो ये ओरेल स्टेन ने की थी कि भाई ये भी हमारा जो सुत्कांगे डोर है ये हड़प्पा का ही स्थल है। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बानाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने टिकरे, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लिखो सुत्कांगे डोर, दाश की नदी, ओरेल स्टेन और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इसकी पहचान। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा बचा है, सूतकांगे डोर के पूर्व में स्थित एक जगह है सोतकाकोह। कौन सी जगह है? सोतकाकोह। 1962 में इसकी खोज जो है जीएफ डेल्स ने करी थी। ओ वाह, ये अच्छा इजीली याद हो जाएगा। जीएफ डेल्स, डेल्स, जीएफ डेल्स मतलब जो सूतकांगे डोर है ना उसकी गल्फ जीएफ का नाम क्या है? सोतकाकोह। क्या नाम है? सोतकाकोह नाम है सूतकांगे डोर की जीएफ का। ऐसे याद कर लो, ट्रिक से लिख लो। सोतकाकोह, सूतकांगे डोर। अफगानिस्तान भी लिख लेना। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सूतकांगे डोर जैसे ही है। ठीक है, कुछ जरूरत वाली चीजें नहीं है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। जो जो बालाकोट था बलूचिस्तान का, वो एक बंदरगाह के रूप में, एक बंदरगाह हमने लोथल पढ़ा है, लोथल जो कि गुजरात में है। दूसरा हमने बंदरगाह पढ़ लिया है बालाकोट। लिख लो, बलूचिस्तान बालाकोट एक बंदरगाह। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। क्या लिखोगे? बलूचिस्तान, इक्वल का साइन लगाया, बालाकोट बंदरगाह लिखा, लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे? सीप उद्योग और सीप से बनी चूड़ियां, बलूचिस्तान बालाकोट। चलो ये भी कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो समय इसलिए जा रहा है क्योंकि हम सारी चीजों को ना ट्रिक से याद कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से याद कर रहे हैं और सिनोप्सिस भी बनाते चल रहे हैं। अगर ये मैं एकदम बिल्कुल पढ़ दूं कि बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है ऐसा वैसा, तो बहुत इजीली बहुत आसानी से काम हो जाएगा और मेरा भी काम इजी हो जाएगा, मुझे भी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ट्रिक से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप एक बार पढ़ लो और उस चीज से सिनोप्सिस बना लो। इतनी बड़ी बुक बार बार नहीं पढ़ाती बनती, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, नहीं पढ़ता वो बार बार। वो एक ही बार पढ़ता है और एक ही बार में सिनॉप्सिस बनाकर नेक्स्ट टाइम वो सिनॉप्सिस से ही पढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग, और हाँ एक चीज और, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए पीडीएफ डाल दी जाएगी। परीक्षा धाम वो सॉरी घटना चक्र की जो है इंग्लिश की पीडीएफ आपको अवेलेबल टेलीग्राम पर हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, और अगर आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्री में हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था। बनावली, एक तो हमने राखी बांधी थी हरियाणा वाले भाइयों के और हम बिल्कुल बन गए थे कि भाई हमारा भाई तो हरियाणा से है, तो क्या हो गए थे हम लोग एकदम बन गए थे। ठीक है, हम बिस्कुट खाकर धोला, हमारे वीरा ने उसका नाम शुरू कर दिया था, तो सेम बिस्कुट किसने खाया? हमने। हरियाणा वाले भाई को जब राखी बांधी ना हमने, तो हमने बिस्किट खा लिया बन के, मतलब बना के बिस्कुट खाया हमने तो। ठीक है, यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: पाक सिंधु, विकसित सिंधु और उत्तर सिंधु। यहाँ की सड़कें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित किया गया है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर स्टार शेप? यार देखो, हमने जब हरियाणा वाले भाई को राखी बांधी ना तो हम बन गए, हमने खुद ने बिस्किट बनाया। कैसे शेप में बनाया? स्टार शेप्ड में बिस्कुट बनाया। याद हो गया ना कि भाई हमने बिस्कुट खुद बना के खाया और स्टार शेप्ड में बना के खाया। ये अपने सिनॉप्सिस में लिखो। बनावली हरियाणा, आर एस बिस्ट नगर जो है सड़कें जो थी वो स्टार शेप्ड में थी। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलियन के मन के हल की आकृति के खिलौने, तांबे के बानाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरसों के दक्षिण पर स्थित है। एक और प्लेस है हरियाणा में, वो है भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ पर है? हरियाणा में। ये सिनॉप्सिस में अलग प्लेस लिख लो। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां और कांच की मिट्टी के चित्रित मन के मिले हैं। ये याद कर लो कि भगवानपुरा की खोज किसने कराई थी? भगवान को जोश जोश में
हम याद करते हैं शायद वो लोग, भगवान को हम लोगों ने जोश जोश में याद कर लिया। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। मांडा कश्मीर जो है भाई, ये सबसे हमारा उत्तरी जगह है हमारे। तो जोश जोश में मधुबाला जी को लेके चले गए। कहाँ? क्योंकि वो नहीं होता डांस में हीरोइन को बढ़िया ले जाते हैं साड़ी पहना के और बर्फ वाली जगह पर डांस कराया जाता है। तो ऐसे याद कर लो कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर मधुबाला जी जो हीरोइन थी उनको लेके गए जोश जोश में कि यहाँ पे शूटिंग करवाएंगे। अब उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। पाक सेंधव, विकसित सेंधव, उत्तरकालीन सेंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बानार, चर्ड, ब्लेड, कांच से निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनोली नामक हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। बस इतना लिख लो कि 125 मानव समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो हमारी जगह है मांडा कश्मीर वहां से। ठीक है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, ये हमने पढ़ लिया है। 1 मिनट, ओ सॉरी सॉरी, ओके ओके, सॉरी सॉरी। जो मांडा कश्मीर है यहाँ से सिर्फ 2 चीजें लिखनी है आपको। मैं वही सोच रही कि यार ये 125 समाधान तो सनोली से प्राप्त हुए हैं, सॉरी सॉरी। तो मांडा कश्मीर जो है, जोश जोश में हम मधुबाला जी को वहां पर लेके चले गए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से हमको बागपत जिले में एक सिनोली नामक हड़प्पन पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बागपत जिला है, उससे सिनोली नामक, आप क्या लिखेंगे सिनॉप्सिस में? सिनोली लिखा और यूपी लिख दो। ठीक है, सिनोली लिखा और यूपी लिख दो और उसके आगे लिखो इंपॉर्टेंटली कि 125 मानव शवाधान हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। जो मिस्र की सभ्यता है ना, उसका विकास जो हुआ है वो नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ये तो मिस्र की चीजें हैं, एक बार पढ़ लो सिर्फ। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर मिस्र में अगर हमारी नील नदी नहीं होती ना, तो वो पूरी तरह से रेगिस्तान होता, वहां पर कोई पानी का स्रोत नहीं होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता है। लिख लो सिनॉप्सिस। ये सबसे विश्व में प्रथम लिपि आविष्कर्ता कौन है? सुमेरियन लोग हैं। ठीक है, खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी, मतलब वहां पर माता की सत्ता होती है। जैसे आज पिता की सत्ता है ना, पिता ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, वैसे उस समय माताएं प्रोमिनेंट रोल प्ले करती थी। सिंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिनॉप्सिस में लिख लो कि भाई जो ये सारी चीजें पता है, ये मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये आपके दिमाग पर रखना कि मातृ सत्तात्मक थी, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, ऊनी और सूती दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। और नौसारो, ये तो लिख लो आप सिनॉप्सिस में कि नौसारो एक जगह है जहाँ पर स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण हमको मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सिंधु काल में पासा प्रमुख खेल था, पासा खेलते थे ये लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। गेहूं और जौ। रंगपुर से धान की भूसी, लोथल से चावल के अवशेष मिले। हम अभी पढ़ के आए हैं कि रंगपुर से धान की भूसी मिली है और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चावल लोथल, रंगपुर धान की भूसी। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का नॉलेज था। सर्वप्रथम सैंथव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपने सिनॉप्सिस में लिखिए। भारत से कपास ग्रीस गई और वहां के लोग सिंडन के थे। लिख लो कि सिंडन बराबर कपास। सिंडन किसका अन्य नाम है? सिंडन नाम है हमारे कपास का। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। अब जो भारत में कपास की खेती है ना, वो 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू की गई थी, लेकिन जो हमारा मिस्र है उसमें इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व में शुरू की गई थी। क्या क्या लिखना है सिनॉप्सिस में?
ये लिखना है। कपास की खेती सिंधु सभ्यता की निवासी के लिए लोगों ने सबसे पहले करी। सिंडन नाम किसका है? कपास का नाम है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोर्ता के स्थलों से कबू क्या है कबू कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले। कहाँ कहाँ से कुबड़दार जीवाश्म में प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा और सुरकोर्ता से जो है ऊंट के जीवाश्म हमको मिले, मतलब ऊंट का नॉलेज भी यहाँ पर था। सुरकोर्ता, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मन मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लिखो सिनॉप्सिस में। मेन मेन इंडस्ट्री वस्त्र उद्योग। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहुदरो से मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ये लिख लो। हम ऊपर भी लिख चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से लिख लीजिए कि लोथल और बालाकोट जो था हमारा सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए। प्रमुख धातु एवं उनकी प्राप्ति स्थल। तांबा हमको खेतड़ी, राजस्थान, देखो जो अभी चीजें जहां से प्राप्त हो रही है ना, उस समय भी वहीं से प्राप्त होती थी, ठीक है। लाजवर्द, बदरखा अफगानिस्तान, टीन ईरान अफगानिस्तान, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से, शीशा ईरान अफगानिस्तान और अजमेर, शिलाजीत हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो सिनॉप्सिस में। शिलाजीत कहाँ से प्राप्त होता है? हिमालय से। गोमेद कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात में, लिख लो। सोना दक्षिण कर्नाटक, जो दक्षिण भारत कर्नाटक है, ये भी लिख लो अपने सिनॉप्सिस में। सेंदब निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था। अब आपको सिनॉप्सिस बड़े बड़े अक्षर में लिखना है, तो आप एक पेज जो पूरा है हमारा A4 साइज का, वो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में लिखो। आपकी सिर्फ 2 लाइनें भरानी चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता में। जो आपने 3 पार्ट किया है ना, उसमें सिर्फ 2 पार्ट भराने चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि बड़ी है इसीलिए। और अगर हो सके तो पता है सिर्फ 1 लाइन ही भरानी चाहिए आपकी। इतने प्यारे छोटे अक्षरों में लिखना है आपको कि समझ भी आ जाए, कम स्पेस भरा है। क्योंकि जब आप लास्ट में देखोगे ना यार, 3 से 4 पेजों में पूरी हिस्ट्री हो गई या प्राचीन हिस्ट्री हो गई, आप बहुत खुश हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया था। इंपॉर्टेंट है, मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वृत्ताकार प्रकार के मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के जो है व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। लिख लो सिनॉप्सिस में। मेलुहा यानी सिंधु क्षेत्र। दिलमन की पहचान फारसी खाड़ी के बहरीन से है। लिख लो दिलमन मतलब जो बहरीन है फारसी खाड़ी, वो। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमन को साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। बिल्कुल लिख लो। 1 मिनट में इसको क्लीन कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा ये। 1 मिनट, आई हैव टू क्लीन इट। ओके, सो मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र में, दिलमन की पहचान फारसी खाड़ी के रूप में। सुमेरियन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जो दिलमन था वो साफ सुथरा नगरों का स्थान था और सूर्योदय का क्षेत्र या हाथियों का देश कहा जाता था। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से चलता है। हमको एक मम्मी की आकृति मिली है हमको लोथल से। अब मैं क्या करूंगी पता है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसके 2 वीडियो अपलोड करूंगी। एक 30 मिनट का, दूसरा 30 मिनट का। तो उससे आपको बर्डन नहीं होगा। आप एकदम से देखोगे ना तो आपको लगेगा यार इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब कल का जो रहेगा ना, वो इसके सारे ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगी कल के वीडियो में। सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का और मस्तक सूंडदार हाथी का है। यहाँ पर मूर्तिकला, वास्तुकला और उत्कीर्ण कला बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में थी। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति मिली है। लिख लो सिनॉप्सिस में। एक संयुक्त पशु मूर्ति, जो अगर जगह बची हो ना वो मोहनजोदड़ो वाली जगह में, उसमें ये शरीर भेड़ का था और मस्तक जो था ना सूंडदार हाथी का था, ठीक है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां मिली हैं। लिख लो 2 सिर रहित मानव मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। वो हड़प्पा वाली जगह में थोड़ा सा जगह बची हो तो। धातु मूर्तियां लुप्त मोमिया मधुशिट विधि से बनाई जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है कि लोस्ट वैक्स मेथड
से ही सारी मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता में बनाई जाती थी। तो ये आपका जो मेंस है उसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोस्ट वैक्स मेथड को समझाइए। ठीक है, ओके। अब ये पढ़ चुके हैं हम कि नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लोथल से कुत्ते और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चंद्रहुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की जो है हमको मूर्तियां उल्लेखनीय है। लिख लो कि चंदू जी जो थे ना, वो इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी से ट्रेवल करा करते थे। ठीक है। मन मूर्तियां पुरुषों, स्त्री और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्री की है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली ना, इसलिए हम कहते हैं कि वो मातृसत्तात्मक था। सर्वाधिक मृण मूर्तियां, मानव मूर्तियों में स्त्री का, लेकिन जो पूरी मृण मूर्तियां हैं उसमें पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। ठीक है, ओके। सेंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सैलखड़ी की बनी थी, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चौट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। ये भी लिखो सिनॉप्सिस में। क्या लिखोगे? सर्वाधिक मुहरें सैलखड़ी की। या देखो, ये जो चीज है अगर आपको याद हो ना तो फिर मत लिखना, ठीक है ना। याद नहीं है तो लिखने का बोल रही हूँ मैं। जो फर्स्ट व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है ना, वो तो लिखे ही लिखे, क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार पढ़ चुका है एक दो बार इन चीजों को, तो वो फिर थोड़ा सा अवॉइड करे, कम चीजें लिखे जो उसको याद ना हो सिनॉप्सिस में। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बेलों का। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे दो हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और उसके तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। लिख लो, जो फर्स्ट टाइमर है उनको याद नहीं रहेगा कि भाई जो मार्शल है उन्होंने जो ये मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, उसको रुद्र या शिव कहा है। सेंधव मृतभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। कुछ मृतभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्रित बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सेंधव मृतभांडों में मर्तबान, कटोरे, तश्तरियां, थालियां प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथीदांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सिंधु सभ्यता में माता देवी की मूर्ति की पूजा प्रमुख थी, इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उससे गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, इम्पोर्टेंट है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस का मतलब पूजन किया करते थे। माता देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधु निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा और बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल। लोथल कहाँ का क्षेत्र? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। गुजरात, वेरी गुड। कालीबंगा, राजस्थान, वेरी गुड। बनावली, जल्दी। हरियाणा, ओके, वेरी गुड। अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के जो साक्ष्य हैं वो हमको इन तीनों जगह से मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कौन सी दिशा में? उत्तर और दक्षिण दिशा में। किंतु इसके बाद में मिलते हैं कालीबंगा में शव दक्षिण, उत्तर, रोपड़ में पश्चिम, पूर्व। ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, नहीं नहीं, इतना नहीं पूछेगा कोई भी। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो सिनॉप्सिस में। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट तो नहीं कहूंगी पर हाँ लिख लो, आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। अब भैया इतनी बड़ी सभ्यता थी तो इसका अंत कैसे हो गया? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें कही है, जिसमें बाढ़ आई थी, इससे नष्ट हो गई। ये किन किन लोगों ने कहा? मार्शल मेके एसआर राव ने। आर्यों का आक्रमण इसका कारण था, ये कहा है गार्डन चार, मार्टिमर विलर, स्टुअर्ट पिगर्ड ने। जलवायु परिवर्तन, ऑरेल स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन, एम आर शाहनी, एच टी लैम्ब्रिक, जी एफ डेल्स। महामारी, के यू आर कैनेडी। पर्यावरणीय परिवर्तन, एम त्रिएब। ये आपका एच डब्ल्यू है। ये इसकी ट्रिक बनाकर आपको अच्छे से लर्न करना है। मैं क्यों नहीं करा रही हूँ? क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया क्योंकि टॉपिक बड़ा है। तो आपको ये काम मैं खुद कराती है, आपको ट्रिक से याद कराने का।
हो सका तो मैं करवा भी दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये अभी आपका होमवर्क है कि आपको इसको ट्रिक से याद करना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी कमी रह रही है आप बिल्कुल कमेंट करें बिना किसी डर के, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप मुझे बताएँ। और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।